हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। तो चलिए फिर से स्वागत है आपका बीएन प्रसाद मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में। तो आज का जो फर्स्ट पॉइंट है, अभिक्रिया की अनुक्ता एवं अभिक्रिया की कोटि या क्रम में क्या अंतर है। तो अनुक्ता हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है। अनुक्ता का मान जब भी होगा तो एक पूर्ण संख्या होगा, लेकिन कोटि का मान पूर्ण संख्या, भिन्न संख्या, शून्य, पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी हो सकता है। दूसरा जो अंतर है कि अनुक्ता यह एक सैद्धांतिक मान है। यह क्या है? सैद्धांतिक मान है, जबकि अभिक्रिया की कोटि जो है यह एक प्रायोगिक मान है। तीसरा अंतर है कि यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु या परमाणुओं की संख्या को बतलाता है, और यह जो है यह अभिकारक के सांद्रण परिवर्तन के द्वारा निर्धारित होता है। यह मुख्य रूप से आपको अनुक्ता और कोटि में तीन अंतर है, जो कि परीक्षा में कई बार पूछा गया है, इसलिए आप इसको याद कर लेंगे। दूसरा है कि छद्म प्रथम कोटि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है। छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है? तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसकी अनुक्ता दो होती है, अनुक्ता दो होती है, लेकिन वह मात्र एक अभिकारक के सांद्रण परिवर्तन के द्वारा निर्धारित किया जाता है या निर्धारित होता है, इसलिए हम उसे छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। जैसे चीनी C12H12O11 प्लस H2O, मतलब हम जब चीनी का जल अपघटन करेंगे तो यह टूट के ग्लूकोज C6H12O6 तथा फ्रक्टोज C6H12O6 बनता है। तो यहाँ पर जो है यह जल की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि केवल यह चीनी की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो यहाँ इसकी अनुक्ता दो है। क्यों? क्योंकि यहाँ C12H12O11 जो है चीनी के एक अणु है, तो इसलिए एक अणु और जल का एक अणु, तो अनुक्ता इस अभिक्रिया की दो हुआ, लेकिन कोटि इसका मात्र एक हुआ, क्योंकि जल के सांद्रण पर यह निर्भर इसका वेग नहीं करता है, केवल चीनी के सांद्रण के वेग पर निर्भर करता है। और इसी प्रकार की अभिक्रिया को हम छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। इसके जगह पर आप एथिल एसीटेट को अभिक्रिया भी आप करा सकते हैं। दूसरा है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है, या जीरो ऑर्डर रिएक्शन शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण परिवर्तन पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात अभिकारक के शून्य घात का सीधा समानुपाती होता है, उसे हम शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात यह स्थिर या निश्चित वेग से संपन्न होती है। जैसे अमोनिया के दो अणु को जब हम लेते हैं और पीटी उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसको हम अपघटन कराते हैं, तो अपघटन के परिणाम स्वरूप N2 तथा 3H2 बनता है। और उसी प्रकार से
हाइड्रोजन और क्लोरीन की अभिक्रिया जब हम सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। यह दोनों जो है शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो यह आपको ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव दोनों में पूछ सकता है। आपको कहेगा कि शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है, तो आप परिभाषा देके दोनों में से कोई एक एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। अगर कहेगा कि निम्न में से कौन शून्य कोटि की अभिक्रिया है, तो मात्र यही दो अभिक्रिया है जो कि शून्य कोटि के है, नहीं तो इसके अलावा तीसरा कोई एग्जाम्पल नहीं होगा। इसीलिए आप निश्चित रूप से ऑब्जेक्टिव के लिए याद कर लेंगे कि अमोनिया का विघटन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जो होगा, केवल यही दो एग्जाम्पल शून्य कोटि की अभिक्रिया का है। अगला जो है कि अभिक्रिया की दौड़ को प्रभावित करने वाले या अभिक्रिया की दौड़ को निर्धारित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं। तो ये फर्स्ट जो है कि अभिक्रिया की दौड़ को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारण है। एक में है सांद्रता। सांद्रता कहने का मतलब है जब अभिकारक की सांद्रता अधिक होगी, मतलब अभिकारक की मात्रा अधिक होगी, तो अभिक्रिया का गति तीव्र होगा। अगर सांद्रता कम होगा तो अभिक्रिया की गति निम्न होगी। दूसरा है ताप का प्रभाव। तो आप जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया पर ताप का बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ता है। इसीलिए ताप बढ़ने से अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा तथा ताप घटाने से अभिक्रिया का वेग घटेगा। तीसरा है सतह का क्षेत्रफल। मतलब अभिकारक के सतह का क्षेत्रफल अगर अधिक होगा तो अभिक्रिया की गति तीव्र होगी, और सतह का क्षेत्रफल अगर कम होगा तो अभिक्रिया की गति कम होगी। चौथा है उत्प्रेरक की उपस्थिति। तो जब उत्प्रेरक उपस्थित रहेंगे तो अभिक्रिया की गति तीव्र गति से होगी, और यदि उत्प्रेरक अनुपस्थित रहेंगे, नहीं रहेंगे, तो उसकी गति बहुत ही धीमी होगी। जैसे कि अभी मान लिया जाए कि यहाँ आपको N2+3H2 मिलके हेबर विधि से जो अमोनिया का निर्माण होता है, तो उसमें अगर आप PT और Fe उत्प्रेरक को रखेंगे तो अभिक्रिया की गति काफी तीव्र होगी। जो काम बिना उत्प्रेरक के 1 घंटा में होगा और उत्प्रेरक रहेगा तब मात्र वह आपको 20 मिनट में हो जाएगा। तो इसीलिए अभिक्रिया की दर पर जो है उत्प्रेरक का भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। उसके बाद है आपको अभिकारक की प्रवृत्ति। मतलब जो अभिकारक आप अभिक्रिया कराने के लिए ले रहे हैं उसकी प्रकृति क्या है, उस पर भी अभिक्रिया की गति निर्भर करती है। मान लिया जाए कि आप किसी धातु से अभिक्रिया करा रहे हैं और वह अधिक क्रियाशील धातु है, तो अभिक्रिया का वेग तीव्र गति से होगा। और यदि कम मतलब क्या है कि कम अगर उसकी क्रियाशीलता है तो अभिक्रिया की गति धीमी गति से होगी। ये हो गया आपको 4 गो अंतर के अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक है। अब अगला एक क्वेश्चन बनता है सॉर्प्शन, मतलब शोषण किसे कहते हैं। तो जब अधिशोषण और अवशोषण दोनों क्रियाएं एक साथ संपन्न होती है, यानी साथ साथ संपन्न होती है, तो उसे हम शोषण कहते हैं। जैसे यदि आप स्याही के घोल में चौक का एक टुकड़े को डालते हैं तो उसके पृष्ठीय भाग पर स्याही के कण इकट्ठा हो जाएंगे, जो कि अधिशोषण का एग्जाम्पल है, और उसी में
फिर जब चौक को आप तोड़ेंगे तो नीचे वाला भाग आपको उजला सा दिखाई देगा, लेकिन वह चौक जो है गीला हो जाएगा, यानी कि आप विलायक जो है उसके अंदर तक ही प्रवेश कर जाते हैं और वह गीला पड़ जाता है। तो उसमें अधिशोषण के काम भी हुआ और अवशोषण का भी काम हुआ। तो यही क्रियाएं जब दोनों साथ साथ होती है तो उसे हम शोषण या सॉर्प्शन कहते हैं। अब लास्ट एक जो आज पॉइंट है कि ब्राउनियन गति यानी ब्राउनी मोशन क्या है। तो जब आप कोलाइडी विलयन को एक शक्तिशाली अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की सहायता से देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो कोलाइडी विलयन ने कोलाइडी का जो कोण है, मतलब बिल या के कोण जो है जिससे कोलाइडी बनाया गया है, उसके कोण जीग जैग यानी टेढ़ी मेढ़ी दिशा में गमन करते हुए दिखाई देते हैं। और इस बात की जानकारी सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने 1827 ईस्वी में बताया था। इसीलिए उस वैज्ञानिक के नाम पर इस गति को हम ब्राउनी गति कहते हैं। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जानकारी दी, जिसको आप परीक्षा के लिए तैयारी करते जाए। यह हमारा पूर्ण विश्वास है कि आपसे एक भी क्वेश्चन परीक्षा में नहीं छूटेगा। इसको आप देखते रहें। BM प्रसाद मैथमेटिक्स के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।